हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है और ऑब्जेक्टिव भी इसका हो गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है 6 पार्ट जो है ना, पार्ट जो है पार्ट 6 तक जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये 7वां पार्ट है। पहले 5 पार्ट में जो हम लोग चैप्टर को खत्म किए हैं। छठा पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर में जितना बन सकता था और 2009 से लेके 2024 तक जितना प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा डिस्कशन के साथ देखे थे। ये पार्ट 7 है। इसमें हम लोग 2009 से लेके 2024 तक पूछे गए हड़प्पा सभ्यता मतलब कक्षा 12 के इतिहास का पहला चैप्टर में से जितने भी प्रश्न बिहार बोर्ड में 2009 से लेके 2024 तक पूछा गया है, वो सभी प्रश्न जो है कि हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कौन से प्रश्न जो है कितने बार पूछा गया है, कब कब पूछा गया है। देखिए 2009 से लेके 2024 तक जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए वो सारा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। तो ये देखिए 20 क्वेश्चन जो है टोटल ऐसा है जो 2009 से लेके 2024 तक 2 मार्क्स का जो है वो एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में जो है एग्जाम में पूछा गया है। पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखे। एकदम सिंपल प्रश्न है, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखे। ये देखिए यहाँ पर ईस्वी भी लिखा हुआ है, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर केंद्रों के नाम लिखे। ये 2022 और 2023। तो पहला और दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है और ये प्रश्न जो 2022 और 2023 दो बार एग्जाम में ये लगातार पूछा हुआ है। तीसरा नंबर का प्रश्न है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ये 2015 और 2019 दो बार जो है ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। चौथा प्रश्न है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। देखिए कितना बार पूछा गया, 2010, 2015, 2021, 22, 23 है ना, 24 नील है ना, अब पता नहीं 25 में कहीं आ जाए। तो ये 2, 4, 5 दफा जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो ये सब प्रश्न जो बार बार देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, मतलब इतिहास के अंदर जो है ना ज्यादा क्वेश्चन रिपीट ही होता है। अब उत्खनन से आप क्या समझते हैं। ये 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है, एक बार पूछा है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या समझते हैं। ये 2019 और 2021 दो दफा जो है ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में क्या जानते हैं। अन्नागार जिसमें अन्न वगैरह रखने के लिए जो बनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार मिला है। तो वो ये 2019 और 2022 दो बार जो है कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 2021 में एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे, है ना, किस तरह से शवों को दफनाते थे। तो ये जो प्रश्न है ये आपका 2022 में एक दफा ये प्रश्न पूछा गया है। हड़प्पा कालीन सिंचाई के साधन को बतावे 2024 में एक दफा ये प्रश्न पूछा गया है। हड़प्पा वासी द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें 2009, 2013, 2016 तीन दफा ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावे हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण 2010, 12, 18, 20 चार बार जो है ये 2 नंबर में हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। वैसे जो हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण 5 नंबर में कई दफा पूछा है, लेकिन 2 मार्क्स में जो है वो लघुत्तरीय रूप में भी इसको 4 दफा एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखिए। 2022 में प्रश्न है। अभिलेख किसे कहते हैं, एक दफा 2020 में। फिर अभिलेख के 2 महत्व बताइए, 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। ब्रह्मी और ख्रस्ट लिपि में क्या अंतर है, 2024 में। लोथल कहाँ है, इतिहास के अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है, ये भी 2022 में एक दफा। और हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली ये 2020 और 2022 में। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, ये भी 2019 में। और हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें, ये 2023 में। इस तरह से हम लोग देखते हैं तो 2009 से लेकर के 2024 तक में अब तक 20 क्वेश्चन पूछा गया है और यही 20 क्वेश्चन को जो है बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है ना, एक ही क्वेश्चन। अगर इतना प्रश्न इस चैप्टर से कर लिया जाए तो आगामी एग्जाम जो 2025 में होने वाला है या उसके बाद के ईयरों में होगा, उसके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग पूरे स्टैंडर्ड उत्तर के साथ जो है कि हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए आंसर जो अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर स्टैंडर्ड है या नहीं, एनसीईआरटी से मैच करता है, भारतीय भवन से या एसबीपीडी से, यह टेंशन आपको नहीं लेना है। हम खुद ये सारे टेंशन ले लिए कि एकदम पूरा स्टैंडर्ड आंसर आपको है ना दे सके, ताकि आपको सिर्फ ये टेंशन लेना है कि आपको उतारना है और जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको छापना है और उसके बाद उसको याद करना है ना, बस इतना ही केवल आपका काम है।
तो देखिए पहला नंबर का जो प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता, इस वीडियो में हम लोग केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे। 5 मार्क्स का जितना क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से बनता है ये पार्ट 7 है, और पार्ट 8 में जो है 5 नंबर का जितना भी प्रश्न बन पाता है इस चैप्टर से, या जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारा हम लोग इसके बाद पार्ट 8 में देखेंगे। उसके बाद चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर दूसरे चैप्टर में प्रवेश भी करेंगे। तो ये हम लोग पार्ट 7 है। खैर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। देखो ये प्रश्न जो है ना मैं आप लोगों को पहले करा भी दिया हूं, पार्ट 1 जो है उसमें आप ये सब है ना हम पढ़ाए थे, आप लोग नोट भी किए होंगे। 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना है। केंद्र कौन? हड़प्पा में मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, चन्हुद्रो हो गया, है ना, ये सारा जो है कालीबंगन हो गया, धोलावीरा हो गया, ये सब केंद्र का नाम है। तो यही सब में 4 गो केंद्र का नाम केवल लिखना था, तो बस ये है। तो पहला नंबर तो आप लोगों को हो गया। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित है। हड़प्पा नंबर 1, मोहनजोदड़ो 2 नंबर में, 3 नंबर में चन्हुद्रो, 4 नंबर में कालीबंगन, 5 नंबर में धौलावीरा, है ना, 6 नंबर में राखीगढ़ी, है ना, जितना चाहो उतना नगर का नाम लिख सकते हो। यहाँ 4 वही पूछा है, तो आप लोगों का ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर केंद्रों के नाम लिखे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए हैं तकरीबन 1500, उन सारे स्थलों में से 6 गो स्थल ऐसा है जिसको बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। जैसे जो जिसमें से 3 जो है वो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, 3 जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, 3 जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। कौन कौन है? तो 1 नंबर आपका हड़प्पा हो गया, दूसरा जो है गनवारी वाला हो गया, गनवारी वाला हो गया, और उसके बाद तीसरा जो है आपका हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो, और चौथा जो है आपका राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, और 5वां कालीबंगन जो राजस्थान के अंदर है, कालीबंगन, और इसके अलावा गुजरात में धौलावीरा। तो ये 6 गो ऐसा साइड है जिसको बड़े नगर की संज्ञा दिया गया है। तो ये 6 में से यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम, इसमें आप जो है ना जो भी केंद्र है जैसे लोथल वगैरह भी लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला प्रश्न में हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर केंद्रों के नाम लिखे, तो नगरों की संख्या जितने स्थल मिले उसमें 6 गो को मिला हुआ है। एक हड़प्पा गनवारी वाला, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, गनवारी वाला भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और मोहनजोदड़ो भी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। राखीगढ़ी तो हरियाणा में है इंडिया में, और कालीबंगन भी राजस्थान के अंदर है, और धौलावीरा गुजरात में। तो 4 गो चूंकि पूछा है तो इसी में से 6 में से कोई 4, जैसे हड़प्पा लिख दीजिए, बड़ा फेमस जगह है। मोहनजोदड़ो जो है ये आप लिख सकते हो, हड़प्पा लिख सकते हो, 2 हो गया। एक राखीगढ़ी लिख देना, एक कालीबंगन, ये 4 लिख देना है। तो आपका ये दूसरे नंबर का प्रश्न का उत्तर जो है वह कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए पुरातत्व से आप क्या समझते हैं ये भी 2 दफा एग्जाम में 2015 और 2019 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखो इसका अगर स्टैंडर्ड उत्तर आपको लिखना है तो आप जो है ना जो हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ाए हैं पार्ट 1 उसमें जो है इसका स्टैंडर्ड आंसर जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और पार्ट 1 में जो है ना दूसरा नंबर जो होगा है ना सीरियल नंबर तरह से पढ़ाए हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मैं आप लोगों को बोलते भी गया कि आप लोग छापते रहिएगा। तो पार्ट 1 में जो 2 नंबर है ना उसी में जो है कि हम पढ़ाएं कि पुरातत्व क्या होता है। तो आप हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 में जाके इसका पार्ट 1 में उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं ये भी देखिए 5 दफा पूछा गया है। उत्खनन से आप क्या समझते हैं तो ये जो 5 क्वेश्चन है 5 में से मैंने पहला और दूसरा तो आप लोगों को बता ही दिया। तीसरा चौथा पांचवा का एकदम स्टैंडर्ड आंसर जो है वो ये देखिए लिखा है पार्ट 1। इसका मतलब है 1 से लेकर के 5 तक का जो प्रश्न है ये आपको पार्ट 1 में इसका उत्तर आपको स्टैंडर्ड उत्तर मिल जाएगा। आप लोगों में से अगर कोई पढ़ेंगे तो आपके पास है ना छापे होंगे तो उतारे होंगे तो आपके पास होगा ही, है ना, समय बर्बाद करके क्या फायदा। खैर अब आते हैं 6 नंबर में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार के विषय में लिखे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 2 दफा एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब फिर मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में, ये स्नानागार के विषय में और अन्नागार के विषय में जो है इस पर बहुत डिटेल्स है ना हम बात किए हुए हैं। ये आपका जो है पार्ट 2 में जो हड़प्पा सभ्यता का हम पार्ट 2 वीडियो डाले हैं उसके अंदर जो है ना 8 नंबर में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और 9 नंबर में जो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो सीरियल नंबर है उसमें इस पर बात की है। और कैसे एग्जाम में लिखना है तो वहां पर मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार हेडिंग दे करके मैंने पूरा अच्छा से लिख दिया हूं। आप वहां बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको देख करके आप छाप लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से छाप लीजिएगा।
तो ये वही उत्तर जो है आपको सेम टू सेम एग्जाम में जाकर के लिख देना है। वहीं पर मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और मोहनजोदड़ो का अन्नागार दोनों के विषय में जो है बहुत अच्छे से वहां पर बात किया गया है ना। तो आप वहां से जाकर के इनको छाप लीजिएगा। 8वां नंबर में आते हैं, ये 6 नंबर और 7 नंबर का उत्तर जो है आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, यानी मैंने जो वीडियो डाला हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 उसमें मिल जाएगा। 8वां है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे। ये दोनों जो है आपको हड़प्पा लिपि और सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का दाह संस्कार, ये दोनों आपको पार्ट 4 में मिलेगा। जो हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 4 वीडियो है ना, इसी चैनल पर अपलोड है, आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के दाह संस्कार, ये दोनों जो है वहां आपको मिल जाएगा। हड़प्पा लिपि तो बहुत अच्छे से वहां लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखे हम वैसे ही आपको छापना है और एग्जाम में उसी तरह से जो है आपको आंसर लिख करके आना भी है। ये 9 नंबर में थोड़ा वहां प्रॉब्लम होगा, क्योंकि शवों का दाह संस्कार के बारे में उस पार्ट 4 में डिटेल्स बताए, लेकिन आपको उत्तर कितना लिखना है उसमें ध्यान दीजिएगा। जब आप देखिएगा ना, ये इसमें पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे, तो जब आप पार्ट 4 में जाइएगा तो वहां देखिएगा तो वह बहुत सारा बात लिखा हुआ है। तो एग्जाम में इसमें उत्तर आखिर एक्चुअल में लिखना कितना है, तो वहां पर देखिएगा लिखा हुआ होगा कि मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी शवों को 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण, नंबर 2 आंशिक समाधिकरण और नंबर 3 दाह कर्म। जिसमें था ना कि पूर्ण समाधिकरण में क्या है कि जो शव होता था पूरे संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था, और आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, पहले शव को पशु पक्षियों के बीच खाने के लिए दे देता था, अब बाद में जो अस्थियां हड्डी वगैरह बच जाता था फिर उसको दफना दिया जाता था। और दाह कर्म में क्या होता है कि इसमें शव को जलाया जाता था और उसके बाद जो इसका भस्म होता था फिर उसके भस्म को जो है गाड़ दिया जाता था। तो यही जो मार्शल महोदय के अनुसार है तो उसमें बात की है, तो वही उत्तर जो है किसके है 9 नंबर के अंदर आपको लिख देना है। और उसके बाद आते हैं हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन बतावे, है ना, और ये भी 2024 में एक बार दफा पूछा हुआ है। हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन बतावे। देखिए हड़प्पा वासी जो है ना सिंचाई के लिए 3 चीजों का प्रयोग करते थे, जैसा कि साक्ष्य से प्राप्त हुआ है कि वे लोग 3 चीजों का प्रयोग करते थे। पहला है कि वे लोग नहर का प्रयोग करते थे, जैसा कि हम लोग जानते भी है कि नहर का प्रमाण जो अफगानिस्तान के सतुघई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नहर का प्रयोग करते थे और कुआं का प्रयोग करते थे, ठीक है, और धौलावीरा से जो है ना जलाशय का भी प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा वासी मुख्य रूप से नहर, कुआं और जलाशय का प्रयोग करते थे। यहाँ प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन बतावे, सिर्फ 2 साधन का नाम लिख देना है। तो आप नहर और कुआं 2 को लिख दीजिए, काम खत्म है। लेकिन यहाँ पर जो बोला 11 नंबर में कि हड़प्पा वासी द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें, यहाँ उल्लेख करना है कि नहर कहां से मिला है, कुएं कहां से मिला है, कैसे अंदाजा है। तो ये सारा बात मैंने पार्ट 5 में बहुत अच्छे से बताया हूं, आप लोग पढ़े होंगे तो पता भी होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा, वहां पर देख लीजिएगा एग्जाम में, वहां पर जैसे हम लिख करके दिए है ना, हम आपको क्या बोले स्टैंडर्ड आंसर आप अगर ढूंढ रहे हैं तो ये आपको स्टैंडर्ड आंसर ये सारे जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर एकदम स्टैंडर्ड आंसर लिखा है, जो मैं लिख करके दिया हूं वही आपको केवल छापना है और एग्जाम में वैसे जाकर के लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे, ये देखिए कई दफा पूछा हुआ है, 2-4 बार पूछा हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण क्या है, मैंने इस पर बहुत डिटेल्स में चर्चा पार्ट 5 में किया हूं। जैसे आप पार्ट 5 निकालेंगे ना हड़प्पा सभ्यता का, इसी चैनल पर है, तो उसमें शुरू में ही जो है पूरा हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पूरा जिक्र है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को कोई पतन का कारण मानता है, कोई किसी का ना कि नदी की जल धारा में परिवर्तन हो गया, भूकंप को जो है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना गया है, महामारी को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना गया है। तो पतन के क्या कारण थे, तो चूंकि 2 नंबर में पूछ रहा है तो वहां पर मैंने 5 टॉपिक जो है समझाया हूं कि प्रशासनिक शिथिलता है, विदेशी आक्रमण है, बाढ़ है, ये सारी चीजें जो है कि प्राकृतिक आपदा वगैरह है। तो ये सारा जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है। तो पार्ट 5 में मैंने पार्ट 5 में 5 नंबर के लिए चूंकि वहां पर पढ़ाया हूं, तो वहां पर जितना पढ़ाए हैं 5 पॉइंट, उसमें से चूंकि 2 नंबर वाला हम पूछेगा तो आप 2 कारण वहां से वर्णन इसके अंदर कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता आपको पता है कि मिस्र की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता था। तो ये 10, 11, 12 और 13 ये चारों का जो आंसर है वो आपको पार्ट 5 में
पूरा एकदम स्टैंडर्ड आंसर मैंने टॉपिक वाइज अलग से पढ़ाया हूं, तो आप वहां से देख करके इसका उत्तर लिख सकते हो। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस पांचों का उत्तर आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। 6वां और 7वां नंबर का आंसर आपको पार्ट 2 में मिलेगा। 8 और 9 नंबर का आंसर आपको पार्ट 4 में मिलेगा। 10, 11, 12 और 13 का आंसर आपको पार्ट 5 में मिलेगा। और इसी में कुछ ध्यान देने वाला बात क्या था कि पहला नंबर में हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र, तो इसमें से आप हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल का नाम लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर केंद्रों का, तो नगर की संख्या 6 गो को मिला हुआ था, मैंने अभी आपको बतलाया। एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, कालीबंगन और धौलावीरा, तो उनमें से ही कोई 4 लिख दीजिएगा। अब फिर ये सारा का तो आपको बहुत अच्छा स्टैंडर्ड जो है कि मैंने पार्ट 1 में सबका उत्तर लिख के दिया हूं। और फिर इसमें भी जो है ये दोनों आपको पार्ट 2 में स्टैंडर्ड आंसर हेडिंग दे करके मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, ये आपको मिल ही जाएगा, वहां से आप लिख लीजिएगा। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आप पार्ट 4 में एकदम बहुत अच्छे से हड़प्पा लिपि हेडिंग दे करके मैंने इसको जो है अच्छे से वहां समझाया हूं, तो आप वहां पर देख सकते हो। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार, तो जब आप पार्ट 4 में इसको देखने जाइएगा शवों का दाह संस्कार, तो वहां चूंकि कई तरह से जो आंसर को लिखा हुआ है, तो वहां जो मार्शल महोदय के अनुसार चीजें लिखा हुआ है ना, वो आप इसमें वर्णन कर लीजिएगा। फिर हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन तो सिंपल है, नहर और कुआं लिख सकते हो आप। और हड़प्पावासी द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करना है, तो ये पार्ट 5 में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्स आंसर लिख दिया हूं। फिर 12 और 13 ये सारा जो है आपको पार्ट 5 के अंदर मिल जाएगा। लेकिन 14 नंबर से लेकर के जो 20 नंबर तक है, ये मैंने बाकी के उधर जो पार्ट 5-6 वीडियो मैंने बनाया है उसमें ये सब वर्णन किए, लेकिन एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है वैसा एग्जैक्ट उत्तर जो है वहां पर नहीं है, इसीलिए ये सब आंसर जो है हम अभी आपको करा देते हैं। तो यहाँ 13 नंबर तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। खैर, अब आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर प्रश्न है कि अभिलेख किसे कहते हैं। देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं, जैसे कोई कठोर धातु, कठोर पदार्थ रहेगा, चाहे वो धातु हो या मिट्टी, कोई कठोर सतह, उस पर हम लोग जब छेनी हथौड़ी लेकर के अक्षरों को उकेरते हैं, है ना, कोई चीज को खोद करके लिखते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पिलर पर बहुत कुछ जो है लिखा जाता है, मंदिर की दीवारों पर लिखा जाता है ना, पत्थरों पर लिखा जाता है। पुराने जमाने में कॉपी कलम नहीं था, तो राजा जो है अपने विचारों को या उस समय जो भी काम वो करते थे, जो भी दान देते थे या जो भी चीज बनवाते थे, वो सारा चीज पब्लिकों तक कैसे पहुंचेगा, कैसे लोग जानेगा, तो वो लोगों को कॉपी कलम था नहीं कि लिखेगा इतिहास बनेगा, तो पत्थर पर ही जो है छेनी हथौड़ी से वो काट काट के उसमें लिखा जाता था, तो उसी को अभिलेख बोलते हैं। तो इसका 14 नंबर का जो आंसर है ये आप यहाँ देख सकते हैं, पत्थर कोमा धातु या मिट्टी के बर्तन, जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण, है ना, उत्कीर्ण का मतलब होता है खुदे गए, पठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं, है ना। तो पत्थर कोमा धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह, यानी इसके जैसे और भी कठोर सतह जिस पर उत्कीर्ण यानी खुदे गए पठन सामग्री को ही अभिलेख कहते हैं। माना पत्थर के ऊपर, धातु के, किसी धातु के ऊपर, किसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर, है ना, जो चीजें खुदा जाता है पढ़ने के लिए, है ना, जो लेख लिखा जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं सतह पर खुदे गए लेख को अभिलेख कहते हैं ना, जो लेख लिखा जाता है उसी को अभिलेख कहते हैं। ये तो आपका परिभाषा हो गया। अभिलेख जो है ये मुहरों पर भी, हम लोग देखे ना कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर मिला है उस पर भी कुछ ना कुछ चीजें लिखा हुआ था, तो वो भी एक तरह से अभिलेख ही हुआ। तो अभिलेख जो है मुहरों पर, स्तंभों पर, स्तूपों पर, चट्टानों और यहाँ तक कि ताम्र पत्तों पर भी जो है लिखा जाता था। अब मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर आप लोग देखते होंगे, दक्षिण भारत के जो मंदिर होता है उसके दीवारों पर कितना कुछ उत्कीर्ण रहता है, उसके मंदिरों का स्तंभ पर, है ना, देखते हैं, तो वो सारी चीजें जो है अभिलेख ही है। तो अभिलेख जो है ये मुहरों पर, स्तंभों पर, स्तूपों पर, चट्टानों पर, ताम्र पत्तों पर यानी तंबा का पत्र पर, मंदिरों की दीवारों पर, ईंटों पर, यहां तक कि मूर्तियों पर भी जो है ना, अभिलेख लिखा जाता है। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। जैसे में से अशोक का आप अभिलेख जानते हैं, तो अशोक ने किस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसके लिए कौन कौन से उपाय किए थे, है ना, तो कैसे क्या किया, वो सारी चीजें का जो जानकारी मिलता है वो तो उसके अभिलेख के माध्यम से मिलता है। यहां तक कि अशोक का जो इतिहास है वो अभिलेख के आधार पर जो है कुछ इतिहासकारों ने लिखने का प्रयास किया है। तो ये जो अभिलेख है, अगर एग्जाम में पूछे कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर में
आप ये लिख सकते हैं कि पत्थर कोमा धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण यानी खुदे गए पठन सामग्री को या लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलता है तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये पॉइंट में लिख सकते हैं अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसके अलावा लिख सकते हो कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने में अभिलेख का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। जैसे देखिए जैसे हम लोग अशोक का इतिहास है ना, हम लोग बात कर सकते हैं तो अशोक का जो इतिहास, ये प्राचीन काल के शासक थे अशोक, तो अशोक का इतिहास को भी जो है उसके अभिलेखों के आधार पर ही लिखने का प्रयास किया गया। अभिलेख जो है ना, ये एक तरह से इतिहास का जो है वो द्वार खोलने का काम करता है। यानी इतिहास को लिखने में अभिलेख का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अभिलेखों के माध्यम से उस समय के रह रहे राजाओं के बारे में, प्रजाओं के बारे में, उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिल पाता है, और जो उसको खुदवाता है उसके सोच के विषय में जानकारी मिलता है। ऐसा नहीं कि अभिलेख जो है केवल राजा लोग अपने विचारों को फैलाने के लिए, प्रजा तक पहुंचाने के लिए अभिलेख खुदवाते थे। धार्मिक चीजों का भी प्रचार प्रसार करने के लिए उस समय कागज पत्र नहीं था, तो अभिलेख के माध्यम से ही उसका भी प्रचार प्रसार होता था। और अभिलेख जो है ना, अगर हम लोग स्वरूप के आधार पर देखें तो स्वरूप के आधार पर जो है वो अभिलेख 4 प्रकार का होता है। एक होता है शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख का मतलब लेख होता है, तो पत्थर पर जो अब लेख लिखा जाता है उसको शिलालेख कहा जाता है। एक होता है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख मतलब होता है पिलर, स्तंभ लेख मतलब पिलर वाला, पिलर को ही स्तंभ बोलते हैं। तो गोल गोल यानी जो राउंड होता है, तो उस पर अगर जैसे अगर पिलर पर, स्तंभ पर कोई लेख लिखा जाता है तो उसको स्तंभ लेख कहा जाता है। एक होता है गुहा लेख, गुहा का मतलब होता है गुफा, लेख का मतलब होता है लेख। तो जो गुफा, पहले जमाने में पत्थरों को काट करके रहने के लिए लोग गुफा बनाता था, तो जैसे पहाड़ है, आप पत्थर काट के एक हॉल बनाया, उसके अंदर गया तो उसका दरवाजे पर, फिर उसके अंदर वाला हिस्सा में जो है लिखवाता था, तो गुफा पर लिखे गए लेख को गुहा लेख। और एक होता है तो अभिलेख, एक शिलालेख हो गया, एक स्तंभ लेख हो गया, एक गुहा लेख हो गया, एक होता है भित्ति लेख, यानी जो भीत पर, जो दीवार पर लिखा जाता है उसको भित्ति लेख कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो अभिलेख कई प्रकार का होता है। तो स्वरूप के आधार पर अभिलेख के प्रकार शिलालेख और शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख और भित्ति लेख, ये भी बातें आप लिख सकते हो। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो आप ये उत्तर में लिख सकते हैं कि पत्थर को धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए कठिन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख मुहरों, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्र पत्रों पर मिलता है। इसके अलावा मंदिर की दीवार, ईंटों और मूर्तियों पर भी देखने को मिलता है। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने में अभिलेख का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। जैसे अशोक का इतिहास लिखने में अभिलेख का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि अशोक का ना जीवन का अधिकतम जानकारी जो है अभिलेख के माध्यम से ही जुटाया गया। बहुत सारे अभिलेख जो है कि खुदवाए थे, अशोक ने खुद खुदवाए। और इसके अलावा जो है कि स्वरूप के आधार पर अभिलेख के प्रकार, ये सारी चीजें। तो इस तरह से 2 नंबर में ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जब यदि बड़ा हो जाए ना, आपको लगे कि नहीं इससे छोटा आंसर होना चाहिए, तो आप ये वाला पॉइंट को कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है कि पत्थर, धातु या मिट्टी। तो ये वाला पॉइंट को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ऐसे इसको छोड़ करके भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपका एकदम अच्छा आंसर, स्टैंडर्ड आंसर होगा। तो 14 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में है अभिलेख का 2 महत्व बताइए, है ना। 15 नंबर हम लोग, तो 15 नंबर में है अभिलेखों का 2 महत्व बताइए। देखिए 2024 में ना सिर्फ प्रश्न पूछ लिया कि अभिलेख का 2 महत्व बताइए, लेकिन इससे पहले जो है एग्जाम में यही प्रश्न को एक तरीके से पूछा जाता था कि इतिहास के लिखने में अभिलेख का क्या महत्व है ना। इतिहास के लिखने में अभिलेख का क्या महत्व है। 13, 16 और 18, यानी ये 2013, 16 और 18। देखिए यहाँ 2 तरह का प्रश्न है। एक है
अभिलेख का दो महत्व बताइए कि अभिलेख का क्या महत्व है, और दूसरा है कि इतिहास के लिखने में अभिलेख का क्या महत्व है। तो पहले इस तरह से 13 में, 16, 18 में पूछा, 24 में इतिहास के लिखने में इस तरह से नहीं पूछा, पूछ दिया कि अभिलेख का दो महत्व बताइए, लेकिन दोनों का आंसर एक ही तरह का होगा, थोड़ा सा आंसर लिखने का स्टाइल अलग होगा। अभिलेख का क्या महत्व बताइए। जैसे अभिलेख जो है, जैसे कोई राजा वगैरह खुदवाते थे तो उसकी जो उपलब्धियां होती थी, उसके जो विचार होते थे, उसके जो काम होते थे, वो सारा अभिलेख पर लिखवाता था। अब वो सब चीजें जो है खत्म हो गया, उसके बाद जो है ना, खत्म होने के बाद जो है अब बाद में जब इतिहासकारों ने इतिहास लिखने का प्रयास किया तो उसको सोर्स चाहिए था इतिहास लिखने का, तो इतिहास लिखने में भाई अभिलेख मिल गया, तो अभिलेख पर जो है बहुत कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो उससे यह अंदाजा लगाया गया कि हाँ ये राजा का विचार ऐसा था, उस प्रशासन ऐसा था, है ना, इसकी ये उपलब्धियां ऐसा था, ये राजा ने जो है फला मंदिर में दान दिया, इसको बनवाया, ये सारी चीजें जो अभिलेख के माध्यम से जो है कि पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं अभिलेख का एक महत्व तो ये है कि इतिहास के लिखने में अभिलेख का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, और जो है इतिहास और जो है उसके माध्यम से जो है अभिलेख के माध्यम से उस समय का, जिस समय वो अभिलेख लिखवाया जाता था, उस समय का बहुत सारी जानकारी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, हर क्षेत्र की एक जानकारी मिल जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा 15 नंबर में कि अभिलेख, 15 नंबर में ये प्रश्न जो है कि अभिलेख का दो महत्व बताइए, तो आप उत्तर में लिखिएगा 15 नंबर में कि अभिलेख के दो महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, अभिलेख के माध्यम से प्राचीन काल के राजा, यानी प्राचीन काल में जो राजा होते थे, राजा तथा उस समय रह रहे लोगों के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के जानकारी मिलता है। 1 नंबर में ये लिख देना है। 2 नंबर में लिखना है मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए, बहुत सारा अभिलेख खुदवाए, उसमें कुछ स्तंभ लेख है, गुहा लेख है ना, ये सारी चीजें। तो मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए, मात्र इन अभिलेखों के आधार पर ही हम सम्राट अशोक के धम्म के बारे में, ये सारा क्या था अशोक का धम्म वगैरह, ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अशोक के धम्म के बारे में, धम्म का प्रचार प्रसार के बारे में कि किस तरह से प्रचार प्रसार का प्रयास किया गया, मानवता की सेवा का विचार, अशोक पहले जो है चंडाशोक कहलाता था, बाद में किस तरह से जो है उसके अंदर मानवता की सेवा का विचार आया, ये सब चीजों की भली भांति जो हम लोग समझ पाए वो अशोक के द्वारा लिखे गए खुदवाए गए अभिलेखों से ही हम लोग जान पाए हैं। तो मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए, मात्र इन अभिलेखों के द्वारा ही हम सम्राट अशोक के धर्म के बारे में, धर्म के प्रचार के प्रयास के बारे में, मानवता की सेवा के विचार आदि के बारे में आदि को जो है भली भांति समझ सके हैं, है ना। अगर ये अभिलेख अशोक अपने समय में नहीं खुदवाता, अपने विचारों को उस पर उत्कीर्ण नहीं करवाता, तो हम लोग जो है सम्राट अशोक के जितने इतिहास को भी है ना अच्छे ढंग से उसको समझ पाए, है ना, उसके बारे में जानते, इतना अच्छा उसके बारे में नहीं जान पाते। D.R. भंडाकर, ये एक इतिहासकार है, महोदय ने मात्र इस अभिलेख के आधार पर ही, अशोक के द्वारा जो खुदवाया गया अभिलेख था, बाद में खुदाई से वो सारा अभिलेख जो प्राप्त हुआ, उस अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का इन्होंने सफल प्रयास किया है ना। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभिलेख जो है इतिहास लिखने में इसका कितना बड़ा रोल रहा है। तो 15 नंबर का अगर प्रश्न एग्जाम में पूछे अभिलेख के दो महत्व, तो अभिलेख के दो महत्व निम्नलिखित है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये सारी बातें लिख देना है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दे कि इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्व निम्नलिखित है। थोड़ा सा स्टाइल चेंज होगा, पहला पॉइंट सेम रखना है, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए, मात्र इन अभिलेखों के द्वारा ही हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के प्रयास, मानवता की सेवा विचार आदि को भली भांति समझ सके हैं। यहाँ पैराग्राफ चेंज करके आपको 2 ही पॉइंट लिखना है ना, इसलिए इसी में आपको जो है थोड़ा ऐड कर देना है ना, यहाँ पर कि इतिहास लिखने में अभिलेख की कितना अहम भूमिका है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि, बस इतना जोड़ के तब लिखना D.R. भंडाकर महोदय ने मात्र अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। बस इसका आंसर, ये नीचे वाला का आंसर जो है ये बन जाएगा। तो ये सब चीज सेम रहेगा, इस जगह पर थोड़ा सा उसको ऐड करना जो अभी मैम बताए। बस तो ये 15 नंबर हो गया, और इसके नीचे में जो क्वेश्चन था ये भी देख लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये भी 13, 16, 18 ये पूछा है, तो इस साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर में, ब्राह्मी लिपि और खरष्टी लिपि में क्या अंतर है ना। अब इसको पढ़ेंगे
कि ब्राह्मी लिपि और खरष्टी लिपि में क्या अब हम लोग आते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि और खरष्टी लिपि में क्या अंतर है। तो 16 नंबर का उत्तर दे करके आप लिख दीजिएगा पहले ऊपर में कि ब्राह्मी लिपि और खरष्टी लिपि में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड में ब्राह्मी लिपि और एक साइड में खरष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और लिखी जाती थी, बाएं से दाएं, जैसे देवनागरी लिपि लिखा जाता है हिंदी वगैरह। खरष्टी लिपि में लिखा, खरष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे फारसी लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि देवनागरी कोमा बंगला आदि लिपियों का मूल रूप है, जबकि खरष्टी लिपि यूनानी लिपि से मेल खाता है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत, पूर्वी भारत व दक्षिण भारत में होता था, जबकि खरष्टी लिपि का प्रयोग पश्चिमोत्तर भारत, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किया जाता था। ब्राह्मी लिपि जो है ना, ये लिपि का तो अस्तित्व बचा रहा, लेकिन खरष्टी लिपि जो है ये है ना विलुप्त हो गया, समझिए ऐसा। तो ये तीनों जो है कि आप लिख लीजिएगा अंतर में। तो ये 17 नंबर में 16 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लाते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में प्रश्न है, लोथल कहाँ है, इतिहास के अध्ययन में इसका क्या महत्व है। 17 नंबर में देखते हैं लोथल कहाँ है और इतिहास के अध्ययन में इसका क्या महत्व है। तो आप लिखिएगा कि लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। जो गुजरात राज्य में लोथल कहाँ पर है, तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में। ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो भारत देश के गुजरात राज्य में, ये अहमदाबाद जिले में पड़ता है, अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे या समुद्र तट के आसपास है ना, या खंभात की खाड़ी के नजदीक, ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है इतिहास, ये इसमें दो पार्ट है। देखिए लोथल कहाँ है, उसका जवाब ये हो गया गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इतिहास के अध्ययन में इसका क्या महत्व है, हम लोग जानते हैं कि लोथल जो एक बंदरगाह था, अपने लोग पहले पढ़े हैं, क्योंकि लोथल बंदरगाह है। इस कैसे अंदाजा लगा है कि लोथल में से बहुत सारे मुहर प्राप्त हुआ, एक गोदाम के अंदर, एक बड़े घर के अंदर। तो ऐसा अनुमान था कि यहाँ से जो है चीजें बाहर भेजा जाता था, तो उस पर मुहर लगाया जाता था, मुहरबंदी किया जाता था। और दूसरा ये लोथल जो है कि नदी के किनारे है, वहां पर नदी किनारे बहुत सारा गोदाम मिला है, वहां पर लोथल से जो है गोदी का साक्ष्य मिला है, बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। तो इससे ये अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है विदेशों से जो है दूसरे जगह के लोगों से भी संपर्क था। जैसे बेलनाकार मुहरे मिला है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में वर्गाकार मोहरे हुआ करता था, बेलनाकार मोहर जो है मेसोपोटामिया का था। तो अब ऐसा अंदाजा लगा कि उसके साथ मेसोपोटामिया के साथ जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ना इतिहास के लिखने में ये जो है लोथल जो है इसका एक महत्व रहा है। तो ये उत्तर में आप लिख दिए, इतिहास अध्ययन में जब हम हड़प्पा कालीन लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार एवं संपर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो लोथल से हमें कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे बेलनाकार मोहरे, गोदी यानी बंदरगाह एवं गोदाम में बड़ी संख्या में मोहरे आदि। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। तो इस तरह से जो है 17 नंबर का प्रश्न का उत्तर में आप इतना लिख दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा।